Hello students, this is fourth lecture on topic electromagnetic induction. In last lecture, we discuss and derive EMF induced in the conducting length when the length is displaced, माने length performs translational motion in magnetic field. हम लोगों ने वो एक्सप्रेशन जो था E is equal to BLV ये दो मेथड से डिराइव किया by using the Faraday's laws of electromagnetic induction and by using the Lorentz magnetic force. Now, in today's lecture, let us obtain the expression for small time interval is displacing velocity. तो small time interval में अगर ये displace होगा तो what is the EMF induced in this length due to translational motion is similar to BLV जो हम लोगों ने last lecture में derive किया था. मैं वापस बोल रहा हूँ ये पूरा लेंथ नहीं लेना है डिस्कशन में. इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. For small time interval it moves almost along the straight line. So what is the EMF induced in this dr is similar to EMF induced in the length due to translational motion. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो फाइंड आउट किया था, वो था BLV, क्योंकि लेंथ L को अगर डिस्प्लेस किया तो EMF इंड्यूस इन द लेंथ था BLV. तो इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा? BV इंटू DR. वहां पे BLV था, यहाँ BV इंटू लेंथ कितना है? DR है. दिस इज अ स्मॉल EMF इंड्यूस. तो ये इक्वेशन 1 से मैंने दे दिया. राइट. अभी ये जो DR है लॉन्ग टाइम के लिए ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने जा रहा है. तो सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड कैन बी रिप्लेस बाय प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर स्पीड एंड रेडियस. ये आपने पढ़ा है. तो मैंने V को रिप्लेस कर दिया बाय R ओमेगा. ये हो गया सैंपल ऑफ EMF इंड्यूस इन सैंपल लेंथ ऑफ द रॉड विच इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन. तो हम लोगों ने ये सैंपल एट ए डिस्टेंस R लेके ये डिस्कस किया. अगर मैं सैंपल का पोजीशन बदलेगा, मानो DR मैंने यहाँ पे लिया, DR मैंने यहाँ पे लिया, तो डिस्कशन नहीं बदलेगा. So if I assume that this length is divided into small number of elements dr, all dr's gives you a EMF E. So all the EMFs are added क्योंकि सब सैंपल एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व होने जा रहे हैं. तो एक सैंपल का अगर इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग 0 to L, तो you will get total EMF due to which this rod is rotating in magnetic field. सिंपल है. ये सैंपल था लेंथ का BV DR, लेकिन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो DR लॉन्ग टाइम इंटरवल में, तो V इज रिप्लेस बाय R ओमेगा. ऐसे एलिमेंट राइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ एक्सिस से एंड तक प्रेजेंट है. सो टोटल EMF अगर फाइंड आउट करना है तो सैंपल का इंटीग्रेशन ले लो सो दैट लेंथ चेंजेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एक्सिस टू द एंड A. ये देखो ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन मैंने लिया. तो सभी एलिमेंट्स एक ही डायरेक्शन में EMF इंड्यूस करेंगे तो टोटल EMF आ जाएगा सबका सम. ये आ गया 0 to L मैंने लिया. यहाँ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे बाहर. दैट रॉड इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, तो ओमेगा भी कांस्टेंट, ये बाहर. तो इंटीग्रेशन में बचा R इंटू DR. अब ये स्क्वायर टर्म है, इसका इंटीग्रेशन आएगा R² अपॉन 2, क्योंकि पावर टर्म है, पावर एक से बढ़ता है और नया पावर डिनोमिनेटर पे आता है. तो B ओमेगा R² बाय 2. हियर R changes from 0 to L. ये 2 बाहर ले लो, ये हो गया हाफ B ओमेगा R² का मैक्सिमम वैल्यू L, मिनिमम वैल्यू 0. ये देखो B ओमेगा बाय 2 L² माइनस 0. तो दिस इज द EMF induced in the length when the length rotates या performs uniform rotational in magnetic field. अब इस फॉर्मूला को आप अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो. आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2 पाई इंटू रेगुलर फ्रीक्वेंसी. तो मैंने ओमेगा को 2 पाई एफ से रिप्लेस किया. ये फॉर्मूला हो गया. फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल पीरियड होता है तो मैं वो भी ले सकता हूँ. ये इसमें 2 कैंसिल हो गया था. पीरियड भी होता है तो मैं 2 पाई अपॉन टी भी ले सकता हूँ. तो इक्वेशन 4, इक्वेशन 6, इक्वेशन 3, ये अलग अलग इक्वेशन है. So while solving the numerical जो data रहेगा accordingly you can select the equation. So this is how EMF can be induced in the length
when the length performs rotational motion in magnetic field. EMF can be induced in the length also when length performs oscillations या linear SHM in magnetic field. वो आपको application board syllabus में नहीं है. If any numerical is there, that time we will discuss it. अभी आपको एक और कंसेप्ट ये प्रूव करना है कि जब आप लेंथ कंडक्टिंग लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड में डिस्प्लेस करते हो तो व्हाट इज द वर्क डन विद द टाइम टू डिस्प्लेस द लेंथ इन मैग्नेटिक फील्ड इज द हीट प्रोड्यूस इन दैट कंडक्टिंग लेंथ विद द टाइम. ये आपको प्रूव करना है. मतलब जहां एजेंट जो काम करेगा टू डिस्प्लेस द कॉइल विद द टाइम, वर्क अपॉन टाइम इज नथिंग बट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक. ये आपको प्रूव करना है. See how it is. Yeah, sometimes they may ask you a question like this: obtain the relation. Yes, Pm is equal to B square L square V square upon R. ये पूछेंगे कि ये इक्वेशन डिराइव करो, या आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है वर्क अपॉन टाइम इज नथिंग बट द हीटिंग इफेक्ट, जो आपने 9th या 10th में पढ़ा है, I square RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. ये और ये दोनों सेम होते हैं. ये आपको प्रूव करना है. देखते कैसे. डायग्राम में देखो, ये जो डॉटेड रेक्टेंगल दिखा है ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का विसिनिटी रीजन. यहाँ भी सब क्रॉस इन सर्कल दिखा है. तो क्रॉस इन सर्कल वापस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? दैट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड दे आर इनवर्ड. So they are representing uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of paper and inward, normally inward. उसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD. दिस रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ सिंगल टर्न इज पार्टली इंट्रोड्यूस इनटू द मैग्नेटिक फील्ड. इसको थोड़ा सा पार्टली मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया सो दैट इसका लेंथ जो इंट्रोड्यूस है मैग्नेटिक फील्ड में वो x है. थोड़ा लेंथ बाहर रखा है. सो देयर द प्रोविजन इज केप्ट टू डिस्प्लेस दिस रेक्टेंगुलर कॉइल आउट ऑफ द फील्ड या इनसाइड द फील्ड. इसलिए पार्टली इंट्रोड्यूस करके रखा है. राइट. उसका फिक्स साइड लेंथ है L और जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस नहीं किया है. ओनली लेंथ x इज इंट्रोड्यूस. पार्ट इज केप्ट आउटसाइड द फील्ड. तो व्हाट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD? इसका जनरल फॉर्मूला होता है NAB cos theta. NAB cos theta where n is the number of turns of the coil. हम लोग सिंगल टर्न कॉइल यूज कर रहे हैं तो N1 हो गया. या ये कॉइल का एरिया इन द प्लेन ऑफ पेपर है. तो एंगल बिटवीन एरिया ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री. सो इस एरिया को हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू द एरिया, वो भी अंदर जाएगा. सो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर विल बी 0 डिग्री. तो ये देखो यह फॉर्मूला में angle between area vector and field vector is what? ये dot product है actually, a bar dot b bar. तो angle between a bar and b bar is what? 0 degree. तो cos 0 1 हो गया. What is remaining? A into b. What is the rectangle introduced in the coil? उसका fixed side length है L और movable side length है x. So presently area in magnetic field is L into x. So ये हो गया BLX. Right? Okay. Now हम लोग अभी ये क्या करेंगे, ये जो एरिया इंट्रोड्यूस इन द कॉइल है उसको चेंज करेंगे. अगर लेफ्ट में पुश करेंगे तो एरिया बढ़ेगा, राइट में पुश करेंगे तो एरिया डिक्रीज होगा. तो कोई भी मेथड चलेगा. यू डिस्प्लेस दिस कॉइल आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट. बाय एनी मीन्स एरिया इन द एरिया ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज. As long as you keep the area in magnetic field, EMF is induced in the coil and induced current flows in the coil. तो आप कॉइल को राइट में डिस्प्लेस कर सकते हैं या लेफ्ट में डिस्प्लेस कर सकते हैं. एक्सप्रेशन सेम आने वाला है. तो हियर अकॉर्डिंग टू जो मैंने डायरेक्शंस दे के रखा है अकॉर्डिंगली लेट दिस कॉइल इज डिस्प्लेस आउट. मतलब मैंने साइड BC को राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया विथ वेलोसिटी V and for time t. So as long as I displace the side BC rightward with the time, area introduced in the magnetic field is what? Changing. So area in magnetic field अगर change हो गया, through that area how many magnetic lines of force are passing with the time? उनका number change होगा. Magnetic field link with the coil change होगा. EMF will induce in the coil and induce current flows.
ओके, उसका डायरेक्शन हम लोग फिर बाद में फाइंड आउट कर देंगे। इसका डेरिवेटिव ले लो, phi is equal to BLX. Taking derivative d phi by dt is equal to BLX. But what is dx by dt is the speed. तो d phi by dt कितना हो गया BLV. According to laws of EMI आपको पता है, what is d phi by dt is the EMF induced in the coil. According to Lenz law जो EMF induced होता है coil में, it opposes the change in magnetic flux. So d phi by dt is replaced by minus E, not E. So minus E is equal to BLV. This EMF is induced in the rectangular coil. Let rectangular coil has resistance R and current induced in the coil is I. So according to Ohm's law, E can be replaced by IR. So minus IR is equal to BLV. हम लोग यहाँ तक आ गए। ओके, अभी इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा, इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उस करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट किया जाता है बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम, एंड इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट किया जाता है बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड पाम। कैसे देखो, पहले मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, आउटस्ट्रेच द फर्स्ट 3 fingers of right hand so that they are mutually perpendicular to each other. Index finger represents the direction of magnetic. Thumb represents the motion. And in middle finger represents the direction of induced current. मैं वापस रिपीट करता हूँ, फ्लेमिंग राइट हैंड, outstretch the first 3 fingers of right hand so that they are mutually perpendicular. जैसे लेफ्ट हैंड के लिए था। इंडेक्स फिंगर या 4 finger represents the direction of magnetic field. तो इंडेक्स फिंगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अंदर चला गया। थंब represents the direction of velocity. तो थंब इन द प्लेन ऑफ पेपर राइटवर्ड चला गया। तो मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तभी आप मिडल फिंगर देखो कहाँ पे जा रहा है, मिडल फिंगर इज पॉइंटिंग फ्रॉम डी टू ए। इंडेक्स फिंगर नॉर्मली इनवर्ड गया, थंब राइटवर्ड गया इन द प्लेन ऑफ पेपर। इंडेक्स फिंगर इन द प्लेन ऑफ पेपर गया, थंब राइटवर्ड गया। तो जो मिडल फिंगर ये इन द प्लेन ऑफ पेपर है लेकिन डी से ए की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम डी टू ए। डी टू ए अगर कंटिन्यू करेंगे तो इन अ लूप इट इज क्लॉकवाइज। इट इज शोन देयर इन अ डायग्राम क्लॉकवाइज। ऐसे आप दिखा सकते हो, या राइट लेफ्ट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड पाम रूल कैसे रहेगा, पाम को आउटस्ट्रेच करो सो दैट द थंब इज परपेंडिकुलर इन द प्लेन, लेकिन परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, राइट। अभी इस केस में क्या रहेगा देखो, जो 4 फिंगर्स है लेफ्ट हैंड के उनको परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर करो। तो जो स्ट्रेच फिंगर्स है लेफ्ट हैंड के वो अंदर चले गए, इनसाइड द पेपर चले गए। इस पाम को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, उसको पाम वेक्टर बोलते हैं। तो पाम वेक्टर किधर चला गया, राइट वर्ड चला गया, क्योंकि आपका पाम अभी राइट साइड को फेस कर रहा है। तो पाम वेक्टर चला गया वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो थंब किधर गया, डी टू ए चला गया। तो थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। दिस इज तो राइट हैंड पाम रूल क्या है, पाम को आउटस्ट्रेच करो सो दैट थंब परपेंडिकुलर रहे। जो 4 फिंगर्स है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, वो अंदर चले गए। दे आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी 4 फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। पाम को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसको पाम वेक्टर बोलते हैं। पाम वेक्टर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि पाम वेक्टर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो थंब पर इन द प्लेन ऑफ पेपर और डी से ए की तरफ पॉइंट हो रहा है, सो इट इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, मतलब वो भी क्लॉक वाइज। This is how the current flows from D to A to B, B to C and C to D clockwise. ठीक है। अभी इसमें देखो डायग्राम में, though the current is flowing through 4 sides of the rectangle,
but out of the four sides of the rectangle A, B, C, D, side BC out of the magnetic field है. तो साइड BC अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो साइड BC विल नॉट एक्सपीरियंस द लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स जो ILB साइन थीटा होता है. हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा ILB साइन थीटा. तो चारों साइड में से करंट इज पासिंग बट द साइड BC इज आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, so it will not experience the Lorentz magnetic force due to this magnetic field. दूसरे साइड AB एंड साइड DC इन दोनों का लेंथ सेम है. थ्रू देम द करंट पासिंग इज इन अपोजिट डायरेक्शन. साइड BC में से करंट कैसे जा रहा है? राइट वर्ड जा रहा है. तो साइड DC में से करंट कैसे जा रहा है? लेफ्ट वर्ड जा रहा है. बोथ द साइड्स आर इन अ मैग्नेटिक फील्ड but they are carrying the current in opposite direction and carrying the same magnitude current. So side AB and side CD they will experience the Lorentz magnetic force. तो फोर्स कितना रहेगा? IXB, क्योंकि उनका लेंथ x है. IXB साइड AB पे भी एक्ट होगा, साइड CD पे भी एक्ट होगा. IXB, but they are carrying the current in opposite direction. So what force they experience is equal and opposite in direction. So they cancel each other. अगर वो फोर्स कैंसिल करते हैं तो इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म क्लियरली राइट वर्ड डिस्प्लेस हो रहा है, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट नहीं हो रहा है. अभी साइड AD पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उन्होंने F1 से डिनोट किया क्योंकि F2 और F3 कैंसिल हो गए. साइड BC पे फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में नहीं. तो साइड AD पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है F1 है. कितना फोर्स एक्ट होगा इस पे? ILB एक्ट होगा. और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड AD या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे देखो? लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर आउट स्ट्रेच करो. इसमें इंडेक्स फिंगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड चला गया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट. इंड्यूस करंट कैसे फ्लो हो रहा है? D to A. तो मिडल फिंगर D से A की तरफ जा रहा है. तो थंब किधर जा रहा है? थंब जा रहा है लेफ्ट वर्ड. थंब इज मूविंग लेफ्ट वर्ड. सो साइड AD एक्सपीरियंस द लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स जो हो गया लेफ्ट वर्ड. ये फोर्स कितना रहेगा? I लेंथ AD मतलब L इंटू B. तो ये देखो ये फोर्स आ गया. इसलिए ये फोर्स क्या करता है? ये फोर्स लेंज लॉ को इंट्रोड्यूस करता है. कैसे? जब आप साइड BC को आउट पुल करोगे ना तो ये साइड BC इजीली आउटवर्ड पुल नहीं होगा क्योंकि इसके पुल की वजह से फोर्स F1 इंट्रोड्यूस होता है और ये फोर्स राइटवर्ड पुल को अपोज करता है. मतलब कॉइल में EMF इंड्यूस होने के लिए या इंड्यूस करंट फ्लो होने के लिए एजेंट को अगेंस्ट द फोर्स F1 के काम करना पड़ता है. राइट. ओके. अभी देखो. Let I want to displace this BC side to the left, to the right through a distance dx. मुझे साइड BC को राइट में थ्रू अ डिस्टेंस dx डिस्प्लेस करना है and for that displacement let the time required is dt. तो what is the work done? ये sample work done हो गया. So let dw is the work done by an agent to displace the side BC rightward through a distance dx and for time time dt. तो वर्क डन अपॉन टाइम कैसे लिखेगा मैं? dw अपॉन dt इज प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन ओवरकम करने का प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट एजेंट डज दिस वर्क अगेंस्ट द F1, इसलिए माइनस साइन ऐड कर दो क्योंकि हम लोग डिस्प्लेस इधर कर रहे, ये फोर्स इधर है, तो दोनों में एंगल 180 डिग्री हो गया. cos 180 डिग्री इज -1, इसलिए माइनस साइन आ गया. एंड हाउ लॉन्ग दिस वर्क इज डन? F1 इंटू dx इज फॉर टाइम dt. तो दोनों साइड मैंने dt को डिवाइड कर लिया. Since this work is done with the time by an agent, if this work is done by an external agent with the time, I can say it is a mechanical power used by the agent. तो dw upon dt in a minus F1 dx by dt ये हो गया मैकेनिकल पावर.
dx बाई dt हो गया v, तो माइनस F1v, ये हो गया मैकेनिकल पावर। F1 का राइट हैंड साइड क्या, इक्वेशन 3 से सब्सटीट्यूट करो, ये देखो यहाँ पे आ गया ILB फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये हो गया मैकेनिकल पावर इस फॉर्मूला में। क्लियर? अभी मैं ये I का वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करता हूँ। I का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो I का वैल्यू कितना है, इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 से I का वैल्यू कितना है, BLV अपॉन R, सो दैट आई केप्ट हियर, माइनस साइन के लेना पड़ेगा। ये इक्वेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 3 है और ये 4 है, वापस 3 है, ये मैं नोट्स में चेंज करके देगा वापस से 3 4, ये 5 6 होना चाहिए। ठीक है, करके देखो। तो ये फॉर्मूला आ गया F इंटू डी एक्स, माइनस साइन के लिए बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट दिस फोर्स, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, तो cos 180 डिग्री इज -1, तो ये माइनस साइन इसीलिए लिया। ये हो गया मैकेनिकल वर्क, सो dw अपॉन dt इज रिप्लेस बाय m मैकेनिकल पावर। ये F है ILB, so that I kept here, तो मैंने I को वापस रिप्लेस किया यहाँ से, I is what, BLV upon R with the minus sign, ये माइनस माइनस पॉजिटिव है। So what is the mechanical work done by an agent to displace this coil out of the magnetic field is B square L square upon V square upon R, right? लेकिन आपको पता है according to Joule's law of heating effect, heat develop in a circuit due to passage of electric current कितना होता है, ये आपने 9th और 10th में पढ़ा है, I square RT, H is equal to I square RT होता है, ये H डेवलप होता है, ये T लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, तो H बाई टी हो जाएगा हीटिंग पावर, तो H बाई टी इज व्हाट, आई स्क्वायर आर, ये दोनों इक्वेट करो, देखो या तो ये आई स्क्वायर वापस सब्स्टिट्यूट करो, ये टी मैंने इधर ले लिया, आई स्क्वायर क्या है, बी एल वी अपॉन आर था, यहाँ से माइनस बी एल वी अपॉन आर था, कहाँ पे देखो ये वाला माइनस बी एल वी अपॉन आर, मैंने उसको स्क्वायर में कर लिया, तो ये पॉजिटिव हो जाने वाला है, ये आई स्क्वायर का रिप्लेसमेंट, ये टी मैंने लिया, तो ये वर्क अपॉन टाइम, या वर्क की जगह हीट एनर्जी लिया, बिकॉज यू नो वर्क एंड हीट एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। पर कितना है कि हीट को किलो कैलोरी में एक्सप्रेस करते हैं, वर्क को जूल, तो एच अपॉन टी आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आई का जो वैल्यू क्या है, बी एल वी अपॉन आर, ये रिप्लेस हो गया, यहाँ पे एक आर रिड्यूस हो जाएगा, ये देखो, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया एच अपॉन एच। तो हीटिंग पावर एंड मैकेनिकल पावर दोनों न्यूमेरिकली कैसे हो गए, सेम हो गए, ये आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा, वर्क डन इन पुलिंग द लूप through the magnetic field appears as a heat energy in the coil, मतलब कॉइल का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि वो एनर्जी कहाँ पे जाता है, हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। थैंक यू।